डेटा इज कॉल्ड द न्यू ऑयल बिकॉज इसकी जो पोटेंशियल है इन जनरेटिंग वैल्यू, बीट कि वो वैल्यू आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से रियलाइज़ करते हैं या आप रेवेन्यू इन्हांसमेंट से रियलाइज़ करते हैं, लेकिन उसकी पोटेंशियल बहुत 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 ज़्यादा है। तो इट्स हार्ड टू बिलीव कि अगर आप कहें कि डाटा नहीं था, डाटा तो था, असल मसला कहाँ है? कि डेटा जैसे आपने पहले कहा, इवन दो कलेक्ट हो रहा है लेकिन साइलोस में पड़ा हुआ है, और इवन दो हमारे पास एक वैल्यूबल कमोडिटी मौजूद है, लेकिन ड्यू टू अ लैक ऑफ अ प्रोसेस वी नॉट एबल टू डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम इट। इस पे साइबरेट ने एक स्टेप लिया था एंड वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एग्रीसेंस, एंड व्हाट वी ट्राई टू डू कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जितने भी वेरिएबल्स हैं आपको सारे एक प्लेटफॉर्म से एक्सेसिबल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइबरेट कास्ट। राइट, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया कस्टमर एक्सपीरियंस को, और उसमें हमने बात की कि कैसे डेटा इंसाइट से उस पर राइट डिसीजंस लेके कंपनीज जो हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। उनका प्रोडक्ट भी बेहतर हो रहा है, उनकी सर्विसेज भी बेहतर हो रही है। तो हमने डिसाइड किया कि इस वीक हम एक स्टेप फर्दर जाके डिस्कस करें कि कैसे कॉरपोरेशंस या एक कंट्री या एक गवर्नमेंट अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं यूजिंग डेटा इंसाइट्स, उस पर राइट डिसीजन मेकिंग से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है मसूद रहमान। ही इज़ हेड ऑफ रिसर्च एट साइबरेट प्राइवेट लिमिटेड, अ लेक्सन ग्रुप कंपनी। कैसे हैं मसूद? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मसूद, डेटा को लाइकन किया जाता है अक्सर न्यू ऑयल के साथ। जो हमारा ओल्ड ऑयल है उसको लेके तो आवाम की इस वक्त चीखें निकली हुई हैं। तो न्यू ऑयल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या रिलेशन है आवाम के साथ, जनरल पब्लिक के साथ, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, जब हम ओल्ड ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल इज़ अ वेरी वैल्यूबल कमोडिटी अराउंड द वर्ल्ड। वाई इज़ इट वैल्यूबल? क्योंकि उससे जितने फ़वाद हासिल होते हैं वो एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा इज़ कॉल्ड द न्यू ऑयल बिकॉज इसकी जो पोटेंशियल है इन जनरेटिंग वैल्यू, बीट कि वो वैल्यू आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से रियलाइज़ करते हैं या आप रेवेन्यू इन्हांसमेंट से रियलाइज़ करते हैं, लेकिन उसकी पोटेंशियल बहुत 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 ज़्यादा है। अच्छा, जैसे एक ऑयल है, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल आपके किसी काम का नहीं है, इट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस जहाँ से वो एक रिफाइनरी से होकर जब गुजरता है तो फिर उसकी डिफरेंट यूज़फुलनेस से और उसके डिफरेंट यूज़ केसेस बन जाते हैं। सिमिलरली रॉ डेटा इज़ ऑफ नो यूज़ अनलेस यू प्रोसेस इट, you take it through a systematic process where it's refined and where it's standardized and then insights are derived from it. अब आपका जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में ये डेटा को या एज वी कॉल इट द न्यू ऑयल, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं आपको एक बहुत रेलिवेंट एग्जांपल देता हूँ। राइट नाउ एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम हाई एनर्जी बिल्स। बिल्कुल ठीक, और उसकी एक वजह क्या है? उसकी एक वजह यह है कि हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे उन्होंने इनकरेक्टली बहुत ज़्यादा डिमांड को फोरकास्ट किया था, और उसमें उन्होंने कंडीशंस की थी कि एडिशनल कैपेसिटी आईपीपीज़ को हमेशा से अवेलेबल रखनी होगी। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट उस कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करती तो गवर्नमेंट विल हैव टू पे फॉर इट। इस टाइम हर पाकिस्तानी जो उसका बेस टैरिफ है उसका 70% अप्रॉक्स वो सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट कर रहा है। 70% ओवर एंड अबाउट 70% ऑफ द बेस टैरिफ। मिसाल के तौर पे आप जो 10,000 रुपये अपने बिल में पे कर रहे हैं तो उस 10,000 में 7,000 रुपये सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट है। ओके, वो बिजली का बिल नहीं है, वो आप बिजली यूज़ भी नहीं करें, वो सिर्फ आप एक आईपीपी को, प्रोडक्शन यूनिट को किराया पे कर रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत ने आपसे मुआहदा किया था कि आपने इतनी कैपेसिटी अवेलेबल रखनी है। अगर हमारे पास बैक इन 90s एंड अर्ली 2000s अगर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा होता और उसके बाद भी अगर डेटा होता और हमने उसको यूटिलाइज किया होता तो हम उससे एक बेहतर फॉरकास्टिंग कर सकते थे, और अगर हमारे पास वो बेहतर फॉरकास्टिंग अवेलेबल होती तो हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए शायद उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स का एलिमेंट ना होता और उससे हम अपना एनर्जी मिक्स काफ़ी बेहतर कर सकते थे। ये आपको मैंने एक कंट्री लेवल पे एग्जांपल दी। दिस आल्सो अप्लाइज टू कमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। अगर उनके पास रेलिवेंट डेटा हो जो कि ऑथेंटिक हो, जिसकी इंटेग्रिटी बरकरार हो और वो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, तो इस तरह के काफ़ी बेनिफिशियल यूज़ केसेस उनके लिए मिलते हैं कि जिसको वो यूज़ करके ना सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं, बट
वो उसको यूज़ करते हुए मार्केट ट्रांजिशंस और मार्केट में जो रिस्क का एलिमेंट है उसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं. एंड आई थिंक दिस डायरेक्टली has implications for survivability of an enterprise and has a direct implications for a shareholder. Interesting you said कि उस वक्त हमारे पास डेटा होता. I remember 90s में सेंसस भी हुए, and then you have other agencies या other organizations as well जिनका काम ही शायद डेटा कलेक्शन है. We're talking about Pakistan Bureau of Statistics, we're talking about FBR, नादरा, और इसके अलावा मेरे ख्याल से न्यूमरस और भी ऑर्गेनाइजेशंस. एंड देन वी हैव सम कॉर्पोरेशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एज वेल जो डाटा को, तो इट्स हार्ड टू बिलीव कि अगर आप कहें कि डाटा नहीं था. डाटा तो था, असल मसला कहाँ है? बिल्कुल, इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. अभी भी आप देखें तो आप गवर्नमेंट के काफ़ी इदारे, उनके पास काफ़ी डेटा मौजूद है. एंड आफ्टर 18th अमेंडमेंट हमारे काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जो कि प्रोविंशियल लेवल पे चले गए हैं. ठीक, और अब उनके प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं. तो वेरी राइटली यू सेड पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स काफ़ी वेरिएबल्स पे, डायमेंशंस पे डेटा रिपोर्ट करता है. वी हैव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपना रिसेंटली जस्ट लास्ट ईयर एक डेटा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें वो डेटा अवेलेबल है. अगर मैं आपको प्रोविंशियल लेवल पे एग्जांपल दूं तो प्रोविंसेस के अपने क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज के डिपार्टमेंट होते हैं जो कि किसी भी सीजन से पहले जाके किसी भी एक क्रॉप के एस्टिमेट्स लेते हैं कि कितनी एरिया पे वो काश्त की गई. तो इस तरह हर डिपार्टमेंट किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में डेटा ले रहे हैं. अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा साइलोज में मौजूद है. ओके, ठीक. अब अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की एग्जांपल लें, अगर आप उनका उनका सारा डेटा PDF फॉर्मेट्स में मौजूद है, सिर्फ 1-2 जगह उन्होंने अपने डैशबोर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं. राइट. अब आपके पास 100 पेजेस का डेटा PDF में मौजूद है. तो ये एक प्राइवेट कमर्शियल एंटिटी के लिए ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है कि वो बैठ के पहले 100 पेजेस को पढ़ें और फिर एक एक चीज़ को समझें कि डेटा किस चीज़ का है, क्या है, ये कैसे रिलेट कर रहा है. अब ये सिर्फ मैं आपको एक डायमेंशन की बात करूँ. इसी तरह आप ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स का डेटा लें जो PDF फॉर्मेट्स में है. फिर उसके बाद स्टेट बैंक का जो डेटा है वो आपको एक्सेल में मिल जाता है, लेकिन उसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है. इस तरह आप जब प्रोविंशियल लेवल पे जाएँ तो उनके फॉर्मेट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. तो जैसे मैंने कहा कि जिस तरह आप ऑयल को रॉ क्रूड को प्रोसेस करके उसको यूजेबल बनाते हैं, इस तरह ये डेटा भी तब तक आपके लिए यूज़फुल नहीं हो सकता जब तक इसमें एक स्टैंडर्ड ऑफ एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ना हो, जब तक ये आम आवाम को और प्राइवेट सेक्टर को इजीली एक्सेसिबल ना हो, जब तक इसको उन टूल्स में ना लाया जाए जो कि प्रॉपर्ली डेटा एनालिटिक्स के लिए बने हुए हैं, और वहाँ पे आप किसी भी डेटा को मॉडिफाई करके, चेंज करके, मैनिपुलेट करके आप इनसाइट्स डिराइव कर सकते हैं. अच्छा, अगर इसको भी ले लें तो इससे भी बड़ा मसला वो है कि आप गवर्नमेंट से डेटा रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं. पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स का अपना एक प्रोसेस है जो कि विच इज़ वेरी ओपेक, और अगर आप वो प्रोसेस करें भी तो उसमें इतनी ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप इन्वॉल्व है कि बाय द टाइम आपको डेटा मिल भी जाए और उसके लिए आप जितनी कॉस्ट इनकर करते हैं तो उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी तब तक ख़त्म हो चुकी होती है. सिमिलरली द इशू इज़ इवन मोर एग्जैसरबेटेड एट अ प्रोविंशियल लेवल कि आप वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो प्रोसेस ही डिफाइन नहीं है. आप किसी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट चले जाएँ, उन्हें कहें ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, मुझे ये चाहिए, और ऐसे प्रोविंसेस के जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट भी पास हो चुका है, वो कहेंगे आप एप्लीकेशन दे दें. आप एप्लीकेशन दे दें, उस एप्लीकेशन का पता नहीं चलता, आपको बार बार जाके उनको री रिक्वेस्ट करना पड़ता है. अनलेस यू नो द राइट पर्सन, तो आपकी एप्लीकेशन गुम हो जाती है ब्यूरोक्रेसी में और कुछ पता नहीं चलता. तो इतनी हैसल किसी भी स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के लिए जो आजकल के प्रेजेंट टाइम्स में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं, वो कभी भी इतनी ज़्यादा एफर्ट इसकी तरफ नहीं करेंगे कि जहाँ पे सिर्फ एक डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम, मनी और बाकी आपको रिसोर्सेज यूटिलाइज करनी पड़ी हैं. उसका रिजल्ट क्या है कि डेटा, जैसे आपने पहले कहा, इवन दो कलेक्ट हो रहा है लेकिन साइलोस में पड़ा हुआ है, और इवन दो हमारे पास एक वैल्यूबल कमोडिटी मौजूद है, लेकिन ड्यू टू अ लैक ऑफ अ प्रोसेस वी नॉट एबल टू डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम इट. लैक ऑफ प्रोसेस की बात हुई, व्हाट अबाउट द कैपेसिटी या टैलेंट पूल? क्या पाकिस्तान में इतना टैलेंट पूल मौजूद है जो इस डेटा को रिफाइन कर सके, इसको इंफॉर्मेशन की यूज़फुल इंसाइट्स की फॉर्म में ला सके? देखिए, काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जो कि इवन आपको ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेड लेवल पे सिखाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ले लें, SPSS ले लें, दे आर ऑल डेटा एनालिटिक्स टूल्स. इस पर आप डिफरेंट स्टेटिस्टिकल एनालिसिस रन कर सकते हैं. आप पाकिस्तान के अंडर ग्रेड लेवल पे देखें तो
रिग्रेशन एनालिसिस इज़ अ वेरी कॉमन टेक्निक जिससे आप किसी तरह की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी लेवल पे जिस एनवायरनमेंट में एक स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है, तो उसको ऑलरेडी किसी तरह का डेटा दिया जाता है जिसको मैनिपुलेट करके, उसको यूज़ करके वो उससे इंसाइट्स डिराइव करता है। लेकिन जब वही इंडिविजुअल एक प्रोफेशनल लाइफ पे आता है और उसके सामने डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती हैं और यूज़ केसेस आते हैं, तो जब वो चाहता है कि इस हवाले से उसको कोई डेटा मिल जाए, तो अगेन ही हैज़ टू गो थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड लुक थ्रू PBS एंड हैव गो थ्रू दीज PDF फाइल्स एंड समटाइम्स इवन दोज आर नॉट क्लियर के मतलब उसको कैसे वो करें। तो अगेन वो उसी इस पूरे हैसल में एक इनएफिशिएंट हो जाता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने जिस भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से काम कर रहा है वो वैल्यू डिराइव नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं। 2 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं और एक ही अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 लाख उसमें से करियाना स्टोर्स हैं। अच्छा। तो रिसेंटली अब एक फॉर आप अज्यूम कर लीजिए कि एक कंपनी जो कि किसी एक रिटेल आउटलेट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, राइट? अब उसको पता ही नहीं है कि किस इलाके में कितने रिटेल आउटलेट्स हैं। अगर आपको पता हो कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 8 से 9 लाख किराना स्टोर्स हैं, तो अब आपको पता है कि आपकी मार्केट इतनी बड़ी है, तो एक इन्वेस्टर जो होगा जो कि इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, लॉन्च करना चाहता है, वो उस हवाले से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करेगा। इन्वेस्टर लाइक क्विक कॉमर्स एक ये हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इन्वेस्ट कर सकती है कि लेट्स बिल्ड अ सॉफ्टवेयर कि जिससे लेट्स से किराना स्टोर में एफिशिएंसी आ सके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस आ सकें। या एक फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकता है जो कि ओके पाकिस्तान इज़ अ वेरी बिग मार्केट, इट्स अ डेवलपिंग मार्केट, यहाँ पे इतनी डिजिटलाइजेशन नहीं है, मतलब इतना भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक इन्फेंसी फेज में है, वो भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस तरह के सिर्फ आप किराना नहीं कोई भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ले लें, आप किसी भी पाकिस्तान के सेक्टर के लिए बना रहे हैं, लेकिन जब आपको यही नहीं पता होगा कि वो सेक्टर कितना बड़ा है और उसमें कितने प्लेयर्स हैं और रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं और कौन से एरिया ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे अभी आपको फोकस नहीं करना चाहिए, तो वो होता क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट आइडिएशन लेवल पे ही रह जाती है। ना उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है, ना कोई जॉब जनरेट होती हैं, और अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर भी ले तो उसको बहुत ज़्यादा इटरेशन के थ्रू लर्न करना पड़ता है कि भाई मेरी टारगेट मार्केट ये है, मुझे इन इलाकों में फोकस करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की एग्जांपल लें, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स में देखना चाहूँ कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, तो मुझे उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट से काउंटी लेवल पे डेटा मिल जाएगा। अच्छा, मैं वहाँ पे हर काउंटी में देख सकता हूँ कि इस काउंटी में इतने रिपोर्टेड रेस्टोरेंट्स हैं। अब मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि अगर मैंने अपनी एफर्ट्स को फोकस करना है सेल्स एफर्ट्स को, तो मैं कौन सी काउंटीज़ को ज़्यादा फोकस करूँ, राइट? तो मुझे एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और मेरे पास ज़्यादा विजिबिलिटी भी है। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, किसी के पास विजिबिलिटी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यार इन्वेस्टमेंट करे तो उसका आउटकम क्या हो सकता है, मैं कैसे मतलब अपनी रिसोर्स को एफिशिएंटली डिप्लॉय कर सकता हूँ ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी कम हो। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो आपका टेक्निकली ROI ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं तो ये आपका ROI को हेल्प करता है और इससे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है। ओके मसूद, अभी तक हमने चैलेंजेस पे बात की। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा या हेल्थ ऑफ द डेटा, ठीक है। नाउ हियर कम्स द अपॉर्चुनिटी पार्ट, और आई वुड लाइक कि आप बीइंग हेड ऑफ रिसर्च एट साइबरेट, आप बताएं कि कैसे फिर यूजफुल इंसाइट्स के लिए, राइट डिसीजंस के लिए इस डेटा को हासिल किया जा सकता है, उसको प्रोसेस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। इसमें एक चीज़ पहले ये समझने की ज़रूरत है कि काफ़ी जो डेटा से रिलेटेड यूज़ केसेस हैं उसके लिए एक हिस्टोरिकल और टाइम सीरीज डेटा का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो इसमें एक इसकी जो यूज़फुलनेस है, अपॉर्चुनिटी, अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, अब पाकिस्तान के जहाँ पे आपकी फिस्कल स्पेस इतनी कम है, आप ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट रन कर रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं हैं, टैक्स टू GDP रेशियो वन ऑफ द लोवेस्ट है, राइट? तो इसमें इसकी और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि आप जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स कर भी रहे हैं या आप जहाँ पे करना चाह भी रहे हैं वो बिल्कुल टारगेटेड हों और उनसे उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के केस में
जो डेटा रिपोर्ट हो भी रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उसकी आप टाइम सीरीज नहीं कर सकते। 5 साल बाद एक सर्वे होता है, 2 साल बाद होता है, बीच में रह भी जाता है। हमारा जो लास्ट लाइफ स्टॉक का सर्वे हुआ था 2006 का हुआ था, हम तक आज तक जो हमारी लाइफ स्टॉक की प्रोजेक्शंस हैं हम 2006 के सेंसस की बेस पे कर रहे हैं। इस मैडर ने किया था पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स जो कि मैंडेटेड है ये सर्वे करने के लिए, तो उन्होंने 2006 में लास्ट हुआ था, आज तक फिर नहीं हुआ, और आज तक हम अपने जो लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शंस है उसी की बेस पे कर रहे हैं। तो अब इसमें अपॉर्चुनिटी अगर हम सिर्फ ये देखना चाहें, फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर सेक्टर ले लेते हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, और जिसमें हमारी फूड सिक्योरिटी का भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और फ्यूचर में काफ़ी फोकस भी रहेगा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का। अब अगर हम एग्रीकल्चर में ही हमें ये नहीं पता कि एक इलाके में ट्रैक्टर्स कितने हैं, वहाँ का इरिगेशन सिस्टम कैसे है, वहाँ पे प्रोग्रेसिव फार्मिंग हो रही है कि नहीं है, वहाँ का किसान फर्टिलाइज़र यूज़ करता है कि नहीं करता, वहाँ पे कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं। तो अब अगर हमें ये चीज़ें पता चल जाएं, और मिसाल ले लें या ज़िले के लेवल पे या तहसील के लेवल पे हमें ये चीज़ें पता चल जाएं, तो पाकिस्तान में एक तो हुकूमत के लेवल पे एट गवर्नमेंट लेवल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि अगर उसने इंटरवेंशन करनी है तो कहाँ करनी है, राइट, कहाँ पे वाटर कंजर्वेटिव स्कीम्स वो लॉन्च कर सकती है, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा वाटर ज़ाया हो रहा है और वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स आप इंट्रोड्यूस करके पानी बचा सकते हैं। कौन से ऐसे इलाके हैं कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे आलू उगाया जाता है और वहाँ पे आलू की पैदावार काफ़ी अच्छी आती है, और कौन से ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे आलू नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह अगर हम बाकी उसको देख लें, कौन से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे हुकूमत को इमदाद फराम करनी चाहिए कि वहाँ के लोग मैकेनाइजेशन कर सकें, मशीनरी को ले सकें। अब हुकूमत के पास फंड आता भी है तो उसमें बड़ा चैलेंज होता है कि इसको जियोग्राफिकली कहाँ पे डिप्लॉय करें। ठीक, राइट, अगर हमारे पास ये डेटा हो तो हमारी सारी रिसोर्स डिप्लॉयमेंट एफिशिएंटली हो सकती है, टारगेटेड हो सकती है और काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती है। सो वी डोंट हैव दिस डाटा एज अ कंट्री एज ऑफ नाउ वी डोंट। ओके, इज साइब्रेट डूइंग एनीथिंग फॉर इट? इस पे साइब्रेट एक स्टेप लिया था एंड वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एग्रीसेंस, एंड व्हाट वी ट्राई टू डू कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जितने भी वेरिएबल्स हैं आपको सारे एक प्लेटफॉर्म से एक्सेसिबल हो जाए। नॉट ओनली दैट, अगर एक्सेसिबल हो भी जाए और एक बंदा अगर उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं कर सकता, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, पाकिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान के बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमने रियलाइज़ ये किया कि अगर हमने इंटरनली जो अपनी रिसोर्स को यूटिलाइज करके एक डेटा प्रोडक्ट बनाया, उसको यूटिलाइज करके हम विद इन अ क्लिक हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे नहरी इलाके से आपाशी हो रही है, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारानी तरीके से आपाशी की जा रही है, कौन से ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे लाइफ स्टॉक के फार्म्स हैं, कौन से ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे कॉटन उगाई जा रही है, कौन से इलाके हैं जहाँ पर लेट्स से गंदम उगाई जा रही है और कितनी उगाई जा रही है और कितने एरिया पे लगाई जा रही है। ये सारा डेटा थ्रू एडवांस्ड डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स एंड थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर टूल्स हम ये सारी इंसाइट्स विद इन अ क्लिक ऑफ अ बटन जनरेट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा हमें ये हुआ, अगर हमने फॉर एग्जांपल अपना एक सेल्स चैनल प्लान करना है तो हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमें कौन से एरियाज़ को टारगेट करना चाहिए, कौन से एरियाज़ में ज़्यादा पोटेंशियल है सेल्स की, और कौन से ऐसे एरियाज़ है कि जहाँ पे अभी हमें फॉर द टाइम बीइंग इनको टैप नहीं करना चाहिए। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हम उसको उस तरह देख सकते हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसको देख सकती है कि कौन से बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे आप उसकी इंटरवेंशन के थ्रू वहाँ के लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो जस्ट बाय टेकिंग एग्रीगेटिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ let's say 100 plus variables, standardizing those, and then from through proper data modeling techniques, we are able to generate insights that can derive value, that can have implications on our profitability and also for the betterment of the population of that particular geographic area. तो जिस तरह हमने एग्रीकल्चर सेक्टर किल किया, पाकिस्तान के बाकी सेक्टर्स में और बाकी भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेटा को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके काफ़ी वैल्यू रियलाइज कर सकती है। Say, if data is the new oil and oil is wealth, then Cybrid has a lot of wealth. साइब्रेट और ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके पास डेटा मौजूद है, लेकिन वेल्थ में अगेन कहूँगा तभी बन सकती है कि आप उसको प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करें और फिर उसे इंसाइट्स ड्राइव करें। सही। मसूद, लास्ट में
any advice for graduates who are pursuing career in data sciences? So अगर मैं अंडरग्रेड्स और जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करूं तो एवरीबडी नोज कि डेटा साइंस इज़ अ वेरी हॉट फील्ड इन टुडेज वर्ल्ड. आप जाके देख सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में ब्लूमबर्ग है, S&P ग्लोबल है और बाकी के जो हैं, देयर आर $billion कंपनीज and they generate a lot of value for their clients and customers. So data would be very in demand in the foreseeable future. इसमें मैं सिर्फ एक हाईलाइट करना चाहूँगा पाकिस्तान की कमर्शियल इंटरप्राइजेस के लिए कि Cybrid took a very revolutionary decision in establishing a research department. हम एक रेगुलर ट्रेडिशनल एंटरप्राइज को जब देखते हैं तो उनमें रिसर्च एंड इंसाइट्स का डिपार्टमेंट आपको बहुत रेयर केसेस में मिलता है. अगर वो होता भी है तो बड़े स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए होता है. फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाई के लिए एक हो सकता है रिसर्च का सेंटर हो, एक डेटा साइंस कंपनी में हो सकता है एल्गोरिथम की रिसर्च के लिए एक यूनिट हो. लेकिन Cybrid जिसके 10+ बिजनेस यूनिट्स हैं और एक डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, 2000+ एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं उसमें एक रिसर्च एंड इंसाइट्स का एक यूनिट डेवलप करना, इट वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप आई वुड से, एनविजन बाय अतहर इमरान साहब, द CEO ऑफ Cybrid प्राइवेट लिमिटेड. ये डिफरेंट इस तरह था कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में एक डेटा बिजनेस इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट होता है, डेटा एनालिटिक्स का डिपार्टमेंट होता है, डेटा एनालिस्ट होते हैं. वो करते क्या है कि वो एक कंपनी का डेटा लेके उसमें से इंसाइट डिराइव कर रहे होते हैं, उसमें से देख रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है, रिस्क कहाँ है. लेकिन वी आर डिफरेंट इन अ वे. आवर रिसर्च एंड इंसाइट डिपार्टमेंट डज नॉट जस्ट लुक इंटरनली, लेकिन वो एक्सटर्नल डेटा को भी लेके उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करता है, रिस्क आइडेंटिफाई करता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्केट जो कि कॉन्स्टेंटली ट्रांजिशन कर रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ChatGPT इज़ एन एग्जाम्पल, जनरेटिव AI इज़ एन एग्जाम्पल. तो इस सिचुएशन में ऐसे डिपार्टमेंट का होना एक बहुत ज़रूरी हो गया है जो कि आइडेंटिफाई कर सके कि गोइंग फॉरवर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कमर्शियल एंटरप्राइज को क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए और उस डायरेक्शन में सक्सेसफुली पेनिट्रेट करने के लिए और वैल्यू रियलाइज करने के लिए कौन सी रिसोर्सेज बिल्ड करनी चाहिए, कौन सी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी चाहिए और कैसे वो स्पेशली अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं और ऑल्सो कैसे वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि एक बिल्कुल गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंड दैट माइट ट्रांसलेट इनटू hundreds of millions of dollars revenue generating opportunity. So to coming back to your question, yes, data would be in play for the foreseeable future. It is a very hot field right now, and मैं highly recommend करूँगा students से आजकल कि they should build capabilities. They should realize कि आजकल कौन से tools utilize हो रहे हैं, and they should build capabilities in taking the data and deriving insights from it, because going forward there would be a lot of data and there would be a lot of need for the people who could take the data, use it, take it through a process and generate insights that can translate into value for their organizations or for themselves as well. Thanks a lot, Masood, for your valuable insights and your time. Right. Do share your feedback. We'll come back with the fresh new episode on the new topic. Allah Hafiz.